ये कन्फेशन शुरू किया गया था और सामान्य बातें एक दिन यानी कि कल आपका बताई गई थी। कन्फेशन यानी कि संस्वीकृति के बारे में। अब आज से जो एक-एक बातें आपका बताई गई हैं, उसको डिटेल में चलना है। और यही एक चैप्टर है एविडेंस का, जिसमें कि थोड़ा समय लगता है। इसके बाद थोड़ा समय कम लगेगा एविडेंस में भाई। यानी कि जो धारा 24 से लेकर और 30 तक के प्रावधान हैं, इसी में आपका तमाम समस्यात्मक क्वेश्चन भी आएंगे और यहाँ से नए लोगों को भी समझ में आने लगता है। स्वीकृति तो भाई कई लोगों को समझ में नहीं आई, तो नहीं आई है तो उसको रट्टा मार डालिए और कोई उपाय नहीं है। उपाय मैं बता रहा हूँ कि जो बातें दो चार न आए कानून में, उसको भाई रट डालना चाहिए, चाहे आए या न आए। एक उपाय ये भी है। तो आपका कन्फेशन बताया जा रहा था, देखिए आपका शुरू किया जाए कह करके। देखिए कन्फेशन का आपका शाब्दिक अर्थ बताया गया था। जो ये इंग्लिश शब्द कन्फेशन है, ये लैटिन के कानफैटरी से बना है और कानफैटरी का मतलब होता है द इंड बोल देना, यानी कि समाप्ति कहना। समाप्ति कहना यानी कि ये कह देना कि अब अंत हो गया या अब मामला समाप्त हो गया। तो ये तो भाई आपका वर्ड का मीनिंग रहा कि कन्फेशन का मतलब हुआ क्या। लेकिन अगर हम इसको विधिक अर्थों में देखें, यानी कि अगर हम इसको दूसरे भाव में देखें कि कन्फेशन होता क्या है, अगर कोई भी पूछे तो आप एक लाइन जवाब दीजिएगा, समाप्ति कहना न बताइएगा, क्योंकि ये शाब्दिक अर्थ है। तो जब किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वेच्छा से तथा पूर्ण रूप से एवं निष्कपट, तीन शब्द लगाइएगा, स्वेच्छा से, पूर्ण रूप से तथा बिना किसी फ्रॉड या कपट के एक्सेप्ट कर लेता है, अर्थात स्वीकार कर लेता है, इसे ही हम कन्फेशन या संस्वीकृति कहते हैं। यही आपका वाक्य कहीं भी पूछा जाए बताना है। अगला ये देखा जाए, संस्वीकृति सदैव किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की जाती है, दूसरे द्वारा नहीं। यानी कि जो कन्फेशन किया जाएगा वह किसके द्वारा किया जाएगा। तो एडमिशन तो भाई अभियुक्त भी कर सकता था, दूसरे व्यक्ति भी कर सकते थे। जैसे कि अभियुक्त ने ये एडमिशन किया कि घटना कारित करने के बाद मैं इस स्थान से भाग गया था, तो वो भी एक एडमिशन ही है। लेकिन जो कन्फेशन होगा, मैं बता दूं, केवल और केवल कौन कर सकता है, अभियुक्त। और स्वीकृति में क्या बताया गया था कि स्वीकृति आपका धारा 17 में परिभाषित है, कौन कर सकता है, किस परिस्थिति में कर सकता है, उसका वर्णन धारा 18, धारा 19 और 20 में किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अंतर भी याद रखिएगा कि एडमिशन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जिनका उल्लेख आपका 18, 19, 20 में किया गया है। लेकिन कन्फेशन केवल किसी अपराध का कौन कर सकता है, अभियुक्त। अब आइए आगे बढ़ा जाए। संस्वीकृति एक सब्सटेंसिव एविडेंस होती है, ये भी आपका पूछा जाता है। एक सारवान साक्ष्य होता है या तात्विक साक्ष्य होता है, महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है, तात्विक भी कहा जाता है, सारवान भी और सब्सटेंसिव भी। तो अब फिर एक बार मैं एक दिन बताया था, फिर मैं आपको बता दूं। अगर किसी भी एविडेंस को अगर मैं बोलूं कि ये सारवान साक्ष्य हैं, सब्सटेंसिव एविडेंस हैं,
इसका मतलब ये हुआ कि केवल और केवल उसी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जा सकता है, सजा दी जा सकती है। दूसरे साक्ष्यों की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात अगर अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और ये कोर्ट में साबित हो जाए कि जो ये कन्फेशन किया है, अब देखिए क्या क्या साबित करना पड़ेगा। ये स्वैच्छिक है। स्वैच्छिक मतलब यह, बैठिए हो, स्वैच्छिक मतलब यह अपनी इच्छा से किया है। दूसरा, ये जो कन्फेशन है ट्रू है, यानी कि सत्य है, झूठा नहीं है। और तीसरा, ये बिलीव लायक है, यानी कि यह विश्वसनीय है। तो फिर तीन बातें याद रखिए। अगर कोर्ट में ये साबित हो जाए कि अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति वॉलेंटरी या स्वैच्छिक थी, सत्य थी, विश्वसनीय थी, तो न्यायालय केवल कन्फेशन के आधार पर अभियुक्त को आपका कन्विक्ट कर सकता है, सजा दे सकता है या दोष सिद्ध कर सकता है। ये याद रखिएगा। जहाँ तक कन्फेशन की परिभाषा की बात है, कन्फेशन की परिभाषा एविडेंस की किसी भी धारा में नहीं दी गई है, तो अतः विधायिका का आशय खोजा जाता है कि परिभाषा न देने के पीछे क्या कारण रहा होगा। तो परिभाषा देने के पीछे यही कारण रहा होगा कि चूंकि धारा 17 से लेकर और 30 तक में एडमिशन और कन्फेशन दोनों दिया गया है, तो परिभाषा न देने के पीछे तर्क यही दिया जाता है कि इसलिए नहीं दी गई कि संस्वीकृति एक प्रकार की स्वीकृति होती है, अतः स्वीकृति की परिभाषा को ही कुछ चेंज करके कन्फेशन मान लिया जाएगा। तो सर्वप्रथम एविडेंस के निर्माणकर्ता जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफेन ने आपका इसकी परिभाषा दी कन्फेशन की, और वह परिभाषा जो दी गई धारा 17 में दी गई स्वीकृति की परिभाषा के आधार पर ही दी गई, और थोड़ा बहुत स्वीकृति में चेंज कर दिया गया। तो पहले स्वीकृति की फिर एक बार परिभाषा देखिए, और तब कन्फेशन की परिभाषा जो स्टीफेन ने बताई थी वह देखना है। स्वीकृति वह कथन है, तो कथन है तो बताया गया था कैसे किया जा सकता है, मौखिक, लिखित की इलेक्ट्रॉनिक रूप में, कि तीनों, क्या बताया गया था, तीनों किया जा सकता है। और ऐसा कथन किसी फैक्ट इन इशू, यानी कि विवादक तथ्य, यानी कि जिस बारे में न्यायालय में डिस्प्यूट है उसके बारे में, या सुसंगत तथ्य, यानी कि धारा 6 से लेकर 55 तक में जो उचित बातें हैं उनकी ओर कुछ क्या देता हो, अनुमान, माने उनकी ओर कुछ अनुमान इंगित करता हो, अनुमान इंगित करता हो, तो उसे ही हम एडमिशन कहेंगे। इसी परिभाषा के तर्ज पर स्टीफेन ने सर्वप्रथम कन्फेशन को परिभाषित किया। तो क्या परिभाषित किया कि संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकृति है, यानी कि इसका मतलब कि स्वीकृति ही किस में कन्वर्ट हो जाती है, कन्फेशन में। लेकिन कब, यानी कि धारा 17 के आधार पर हम परिभाषा दे रहे हैं, अपनी परिभाषा नहीं। किसकी परिभाषा, स्टीफेन की। संस्वीकृति एक प्रकार की स्वीकृति है जिसके द्वारा किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है, यानी कि बिना किसी लोचा के, बिना किसी कमी के, ये एब्सोल्यूट रूप से कोई
अभियुक्त ये एक्सेप्ट कर लेता है कि ये अपराध मैंने ही किया, तब भी कन्फेशन कहा जाएगा। फिर आपका दूसरी बात स्टीफेन बता रहे हैं, या कम से कम इतनी बातों को वह एक्सेप्ट करता है जिससे कि उसकी बातों से एक इंडिकेशन मिलता हो, एक अनुमान इंगित होता हो कि इसी व्यक्ति ने अपराध किया। यानी कि स्टीफेन ने दो बातें बताई, या तो अपने द्वारा किए गए अपराध को वह पूर्ण रूप से क्या कर ले, स्वीकार, या कम से कम इतनी बातों को स्वीकार करे जिससे कि ये इंडिकेशन मिलता हो कि इसी ने यह अपराध किया। ये परिभाषा भारतीय न्यायालय 1939 तक लागू करते रहे, मानते रहे, और कन्फेशन की यह परिभाषा मान्य रही। लेकिन 1939 में एक केस आया, और वह केस है पीएन स्वामी बनाम इम्परर का। पूरा नाम है, खूब पूछा जाता है ये केस, है पाकला नारायण स्वामी बनाम आपका इम्परर का। अब इस केस में जो तथ्य हैं वह तथ्य अंदर तक पूछे जाते हैं, थोड़ा सतर्क रहना है। ये नहीं कि इसमें नोट्स में लिखा भी गया है, फिर एक बार देखिए अंदर से भी कई बार क्वेश्चन इस केस के पूछे गए हैं। तो कल भी मैं बताया था, पहला क्वेश्चन ये आता है कि पीएन स्वामी का केस, पाकला नारायण स्वामी का केस किससे संबंधित है। बैठिए अंदर। तो आपका जवाब रहेगा मृत्युकालिक कथन से, यानी कि धारा 32 के क्लाज 1 से, ये याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन, सर्वप्रथम आपका, बैठिए भाई, सर्वप्रथम आपका संस्वीकृति को किस केस में परिभाषित किया गया। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आपको मारना है पाकला नारायण स्वामी। दो क्वेश्चन इधर से निकले। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपका जो मामला था वो डिटेल में देखा जाता है, इस मामले में हुआ क्या था, और तत्पश्चात अंत में कन्फेशन की परिभाषा जो दी गई, जज का नाम पूछा जाता है लॉर्ड एटकिन, यानी कि याद रखिए जज का नाम तक पूछा गया है कि पीएन स्वामी के वाद में किसने कन्फेशन को परिभाषित किया, तो जज का नाम भी याद करके जाना है, लॉर्ड एटकिन। बिहार इत्यादि राज्यों में भी लॉर्ड एटकिन का पूछा जाता है, तो लॉर्ड एटकिन ने डोनोग बनाम स्टीवेंसन के वाद में नेवर, यानी कि पड़ोसी की परिभाषा दी थी। तो क्वेश्चन बिहार में ये पूछा गया था कि डोनोग बनाम स्टीवेंसन के वाद में पड़ोसी की परिभाषा किस न्यायाधीश ने दी, तो वह कौन न्यायाधीश थे, लॉर्ड एटकिन। तो दो जगह से जोड़िएगा, एक अपकृत्य से भी और एक यहाँ से भी। देखिए हुआ क्या, थोड़ा एक दो केस डिटेल में देखने चाहिए। पहला जो एमपी का क्वेश्चन है कि पाकला कौन था, ये भी पूछ दिया गया है। तो अगर पूछे कि पाकला कौन था, तो पाकला पीथमपुर के दीवान के चपरासी, फिर एक बार देखिए, पीथमपुर के दीवान के चपरासी कुरी नकराजू का दामाद था। यही वाक्य मारना है। यानी कि जो पीथमपुर के दीवान थे उनका चपरासी कुरी नकराजू था, और कुरी नकराजू की लड़की का विवाह पाकला से हुआ था। ये इसका मतलब ये हुआ। तो पिता से पुत्री और दामाद ने कुछ पैसा उधार लिया था। अब कितना उधार लिया था ये भी आपको सतर्क रहना है, 3,000, और 18% ब्याज की दर पर। तो ब्याज की दर भी एमपी में पूछा गया है कि पीएन स्वामी के केस में इंटरेस्ट रेट कितना था, तो 18%। गलत ना हो ये सब। तत्पश्चात पाकला की पत्नी ने
अर्थात कुर्री नकराजू की पुत्री ने अपने पिता को एक लेटर लिखा कि पिताजी आइए टहलते हुए मिल भी लीजिएगा और जो आप हम लोगों को उधार दिए हैं पैसा वह वापस भी ले जाइएगा। यह पत्र कुर्री नकराजू ने अपनी पत्नी को दिखाया और कहा कि देखो, पुत्री ने लेटर भेजा है, पैसा के लिए बुलाई है और मैं पुत्री के पास क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। तत्पश्चात आपका कुर्री नकराजू अपनी पत्नी से बताकर अपनी पुत्री के पास निकला। तत्पश्चात आपका उसकी हत्या हो जाती है और पाकला उसकी पत्नी और दो अन्य लोगों पर हत्या का माने अन्य लोगों पर एक दो लोग थे, हत्या का इल्जाम लगता है और तत्पश्चात पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। ये जो केस है, अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपका कुर्री नकराजू ने मृत्यु से पहले आपका अपनी पत्नी से ये लेटर दिखाकर कहा था कि देखो, पाकला और हमारी पुत्री ने बुलाया है, मैं वहीं जा रहा हूँ। ये मृत्यु का कारण तो नहीं था, लेकिन जिस कंडीशन में उसकी क्या हुई थी मृत्यु, उसी से ये क्या था रिलेटेड। तो अब दो तीन पॉइंट आपका धारा 32(1) पर इसको कवर करना है। देखिए, आपका पहला पॉइंट ये कवर करना है कि जिस समय कुर्री नकराजू अपनी पत्नी से ये बातें बता रहा था, क्या कुर्री नकराजू को मृत्यु का जरा भी भय था कि नहीं था? नहीं था। इसका मतलब पहला नियम धारा 32 के क्लाज 1 में निकला कि भारत में मृत्युकालिक कथन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु का भय विद्यमान हो, क्यों पाकला नारायण के केस में। दूसरा ये, क्या वह जो अपनी पत्नी से कहा कि लेटर दिखाया और कहा कि मैं जा रहा हूँ पैसा लेने, क्या ये मृत्यु का प्रत्यक्ष कारण था? नहीं। लेकिन माने कंडीशन में उसकी क्या हुई, मृत्यु हुई, उसी संव्यवहार का वह क्या था भाग। तीसरा, घटना के पूर्व ये कथन किया गया था कि घटना के बाद किया गया था, तो घटना के पूर्व किया गया था, तो तीनों दशाएं बताई गई और ये जो कथन है ये डीडी माना गया, मृत्युकालिक कथन माना गया जो कुर्री नकराजू ने अपनी पत्नी से कहा था, और इसे मृत्युकालिक कथन माना गया और पाकला को कुर्री नकराजू की हत्या के लिए दंडित किया गया। तो आगे बताया जाएगा और डिटेल में। तत्पश्चात आपका इसी केस में लॉर्ड एटकिन ने एक दूसरी बात ये कही, ये कि इस केस में कन्फेशन को परिभाषित किया, और जो परिभाषा इस केस में कन्फेशन की दी गई, मैं बता दूं, वही परिभाषा आज भी भारत के न्यायालय मानते हैं। तो कल भी भूमिका में बताया गया कि जो प्रिवी काउंसिल निर्णय दे चुका है, उन निर्णयों का क्या आज भी भारत में महत्व है कि नहीं है, और किस अनुच्छेद के कारण है पूछा जाए तो बिहार जे में आया वह अनुच्छेद कि प्रिवी काउंसिल के निर्णयों का भारत में इनफोर्स रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, तो आर्टिकल 395 का याद करके जाएगा। पूछा भी गया था बिहार जे में कौन सा अनुच्छेद है, 395। आगे बढ़ा जाए। इस केस में आपका दो बातें बताई गई कन्फेशन के बारे में, और जो स्टीफेन की परिभाषा थी उसमें कुछ सुधार किया गया। तो स्टीफेन ने क्या बताया था, फिर एक बार दिमाग में बैठाइए। या तो अभियुक्त अपने द्वारा किए गए अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हो,
तो लॉर्ड एटकिन ने कहा कि ये परिभाषा सही है कन्फेशन की। अगर कोई अपराध का अभियुक्त व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराध को एब्सोल्यूट रूप से पूर्ण रूप से स्वीकार करता है तो कन्फेशन माना जाएगा। फिर स्टीफन ने दूसरी बात बताई थी कि कम से कम इतनी बातों को एक्सेप्ट करता हो जिससे एक अनुमान मिलता हो कि हो सकता है कि किसी ने अपराध किया। तो लॉर्ड एटकिन ने यही अनुमान वाली बात खारिज की और कहा कि अनुमान नहीं, अनुमान के आधार पर कन्फेशन में काम नहीं चलेगा। अर्थात तब क्या होगा, तो अभियुक्त कम से कम इतनी बातों को स्वीकार करे जिससे अस्पष्ट हो, मैंने एकदम पूर्ण रूप से तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन कम से कम इतनी बातें बताए जिससे केवल अनुमान ही नहीं निकले बल्कि बिल्कुल क्या हो, क्लियर हो कि इस व्यक्ति ने ही अपराध किया। तब हम इसे क्या मानेंगे, कन्फेशन। यानी कि अनुमान की बात गायब कर दी गई स्टीफन वाली। अब जो अनुमान नहीं बल्कि स्पष्ट क्या होना चाहिए, क्लियर, जो बातें वह क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। अब चलता रहा मामला, चलता रहा। अब इंग्लैंड के बाद भारत में प्रवेश करिए। भारत में आइए। पहला केस आता है पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का। पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का भी केस पूछा जा चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। वह सिद्धांत पिछली बार पूछा भी गया था और आगे भी पूछने के चांस हैं। तो पहला तो पलविंदर कौर का जो केस है उसका उपनाम याद रखना है, टीयर्स वाला केस, आंसू वाला केस है, लिखा गया नोट्स में भाई। पलविंदर कौर के 1952 का केस है। पलविंदर कौर के केस का उपनाम है आंसू वाला केस, टीयर्स वाला केस। ये आंसू वाला केस क्यों कहा जाता है, क्योंकि पलविंदर कौर जब बयान दे रही थी तो लगातार उसके आंख से बुलबुले गिर रहे थे, आंसू गिर रहे थे। इसीलिए इसे आंसू वाला केस भी कह दिया जाता है। अब आइए आगे, इसमें हुआ क्या था। देखिए, पलविंदर कौर का जो पति था वह शिकार का शौकीन था, मैंने शिकार करता था। वह शिकार करके आता था और आपका मने जानवरों की छाल भी निकालता था और वह रखता भी था। तत्पश्चात आपका जो आपका पलविंदर कौर का प्रेमी मोहिंदर पाल था, तो उस आपका एक दिन आपका पलविंदर कौर के पति की मृत्यु हो जाती है और लाश को पलविंदर कौर उसका प्रेमी मिलकर छुपाते हैं। अंत में एक कुएं में फेंकते हैं। अब उतना इतिहास नहीं बताया जाएगा, बहुत लंबा चल जाएगा, शॉर्टकट कर रहे हैं। एक अंत में कुएं में फेंक देते हैं लास्ट में 10-15 दिन बाद। तत्पश्चात कुएं से बदबू आती है तो जो ग्राम चौकीदार हैं वह थानेदार को सूचना देता है कि इस कुएं से बदबू आ रही है, लग रहा है कि किसी व्यक्ति को मारकर क्या किया गया है, फेंका गया है। थानेदार आते हैं, लाश को निकलवाते हैं, पंचनामा भरा जाता है और अन्वेषण शुरू होता है। तत्पश्चात कई कड़ियाँ जुड़ती हैं। पलविंदर कौर आपका बयान देती हैं। देखिए क्या क्या बयान देती हैं, वही बयान ही महत्वपूर्ण है। पलविंदर कौर ये कहती हैं कि हमारे पति शौकीन थे चित्रकारी के और इसलिए आपका पोटेशियम साइनाइड की दवा हमसे मंगाए। हमने दवा लाई थी और वह मैंने पोटेशियम साइनाइड जहर होता है वो मैंने रखे थे। ये बीमार भी 3 दिन से थे। बीमारी के कारण दवा भी लाई गई थी डॉक्टर से।
और एक ही अलमारी में वो जो पोटेशियम साइनाइड और ये जो बुखार या सिरप था रखा गया था। तो इन्होंने हमसे पूछा, मैंने इनके पति ने पूछा कि दवा कहाँ रखी हो। तो पत्नी ने कहा कि अलमारी में दवा है, वहाँ से उठाकर पी लीजिए। तो इन्होंने खुद ही अलमारी से आपका जहर की शीशी उठाई, वहीं पी ली दवा समझकर, और कुछ ही देर में इतना असर किया वह कि ये तड़पते हुए मर गए। तब तक हमारा बच्चा था, कहा कि पिताजी गिर गए हैं, बैठिए, पिताजी गिर गए हैं। हम लोग डर गए बहुत ज़्यादा, और डरने के बाद 3 दिन तक आपका लाश छुपाए रहे घर में बक्से में बंद करके। तो पहले बहुत बड़ा बड़ा बक्सा आता था, उसी में छुपा दी। फिर आपका इसी 3 दिन बाद वहाँ से हटा दिया गया। इत्यादि बातें पलविंदर कौर ने बताई। निचले न्यायालय ने पलविंदर कौर को सजा दी। हाई कोर्ट ने मुक्त कर दिया। 201 के तहत सजा दे दी। साक्ष्य को मिटाने के रूप में मामला पहुंचा भारत के सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या किया, पलविंदर कौर को बाइज्जत बरी कर दिया, यानी कि दोष मुक्त कर दिया, यानी कि एक्विटल कर दिया। यानी कि पलविंदर माना गया कि पलविंदर कौर ने अपराध नहीं किया, पहला नियम। दूसरा नियम ये है कि पलविंदर कौर की बातों से ये लगता है कि कुछ बातें इसकी ऐसी हैं जो इसे अपराध में फंसाती हैं, तो कुछ बातें ऐसी भी हैं जो इसे अपराध से क्या करती हैं, बचाती हैं। अब समस्या ये आया कि क्या बातों को अलग अलग किया जा सकता है कि नहीं, अर्थात जो झूठी बातें हैं वह सत्य बातों से अलग करके, और क्या दंडित अभियुक्त को किया जा सकता है कि नहीं, अर्थात इसका मतलब झूठ को सत्य से पृथक करते हुए अभियुक्त को सजा दी जा सकती है कि नहीं, ये इस केस में समस्या थी। तत्पश्चात आपका उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि एक बात में मिथ्या तो सभी बातों में मिथ्या, यानी कि एक बात में झूठ तो सभी बातों में झूठ का सिद्धांत भारत में लागू होता है, और पलविंदर कौर को सजा नहीं दी जा सकती इस आधार पर कि वह कुछ झूठ बोली हैं, कुछ सत्य बोली हैं। तो झूठ को सत्य से अलग बयान को किया जा सकता है कि नहीं, नहीं किया सकता। ये मैक्सिम बनाकर पिछली बार पूछा गया था। देखिए हम मैक्सिम भी मैं बता दें, नोट्स में लिखा है फाल्सस, एक सेकंड, देखिए नोट्स में लिखा है, पिछली बार पूछा भी गया था। फाल्सस इन यूनो, फाल्सस इन ओमनीबस, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक बात में झूठ तो सभी बातों में झूठ, एक बात में मिथ्या तो सभी बातों में मिथ्या। ये सर्वप्रथम पलविंदर कौर के केस में उच्चतम न्यायालय ने बताया कि भारत में ये सिद्धांत अप्लाई होता है, लागू होता है। यानी कि अगर कई बातें मिक्स हैं तो सत्य को असत्य से पृथक किया जा सकता है कि नहीं, नहीं किया जा सकता। तत्पश्चात आपका जो अगला केस लीडिंग केस आता है, दो केस बताए गए, तीसरा देखिए, निशिकांत झा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। तीसरा जो केस है आपका लीडिंग केस, निशिकांत झा बनाम स्टेट ऑफ बिहार के वाद में पलविंदर कौर में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था उसे सेटे साइड कर दिया गया, उलट दिया गया,
पलट दिया गया, उसके विपरीत निर्णय दिया गया, तो पलविंदर कौर में आखिर कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? तो एक बात में झूठ तो सभी बातों में झूठ माना जाएगा, ये सिद्धांत। इस सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने पुनः क्या किया? सेट साइड कर दिया, उलट दिया। तो किस केस में उलट दिया? निशिकांत झा के, तीसरा केस। तो निशिकांत झा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में एक बात में मिथ्या तो सभी बातों में मिथ्या का सिद्धांत लागू नहीं होता। लागू नहीं होता का मतलब ये हुआ कि अगर अभियुक्त ने कुछ बातें झूठ बोली, कुछ बातें सत्य बोली हैं, तो क्या झूठ से सत्य को अलग किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। यानी कि पलविंदर कौर में दिए गए निर्णय को सेटे साइड कर दिया गया और झूठ को सत्य से पृथक किया जा सकता है। ये किस केस में बता दिया गया? निशिकांत झा। अब आपका जो बातें निशिकांत झा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताई, वही बातें तीन चार और केसों में बताई, और वह भी आपका पूछा गया है। जो सबसे लीडिंग केस है अजायब सिंह का केस है। तो तीन चार और केस आपको जानना है जिसमें ये कहा गया कि एक बात में झूठ तो सभी बातों में झूठ का सिद्धांत भारत में लागू नहीं होता। अजायब सिंह का केस भी दो तीन बार कंपटीशन में बन चुका है। निशिकांत झा का केस तो नहीं बना है, लेकिन अजायब सिंह का केस जरूर याद रखिए। अजायब सिंह के केस में भी जो निशिकांत झा में बताया गया वही बातें बताई गई। देखिए भाई, चार केस याद करके जाइएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका चांस रहता है। अजायब सिंह बनाम राज्य है, दूसरा है राज्य बनाम कंचन सिंह। कंचन सिंह का भी केस आ चुका है, कंचन सिंह का भी आ चुका है। राज्य बनाम कंचन सिंह। तीसरा है केशव राम बनाम स्टेट, और चौथा है कोलेगुरा पद्मा एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। कोलेगुरा पद्मा नोट्स में है भाई, कोलेगुरा पद्मा। तो फिर एक बार पांच केस याद रखिएगा, इसमें से कोई भी केस पूछ सकता है या दो तीन भी केस दे सकता है। वैसे जो लीडिंग केस है आपका कंचन सिंह का आ चुका है, अजायब सिंह का आ चुका है, और केस अभी नहीं पूछे गए हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं। दो इसमें लीडिंग केस हैं जो ज़्यादा आए हैं, कंचन सिंह और कौन सा? अजायब। फिर एक बार हम बता रहे हैं पांचों केस। पहला आपका निशिकांत झा का है, दूसरा अजायब सिंह जो ज़्यादा पूछा गया है, तीसरा आपका कंचन सिंह, चौथा आपका केशव राम, और पांचवा कोलेगुरा पद्मा। ये पांचों केस रट कर जाइएगा, जिसमें एक ही सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एक बात में झूठ तो सभी बातों में झूठ का सिद्धांत भारत में लागू नहीं होता। इस प्रकार कन्फेशन की परिभाषा समाप्त हुई। तो जैसे ही परिभाषा अब समाप्त हुई तो तुरंत अब प्रकार पढ़ लिया जाए, एक एक पॉइंटों को उठाया जाए। काइंड्स ऑफ कन्फेशन, तो बताइए, स्वीकृति से भी चलते रहिए। स्वीकृति के प्रकार हमने बताए थे, तो स्वीकृति आपका मुख्यतः दो प्रकार हम बताए थे। पहला एक्स्ट्रा जुडिशियल गैर न्यायिक, और दूसरा कौन बताया गया था? न्यायिक। तो उसी प्रकार कन्फेशन का भी प्रकार है आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल और दूसरा जुडिशियल। अब डिटेल में समझिए, इसमें थोड़ा समय लगेगा। तमाम धाराओं को इसमें भी आपका कोरिलेट करना है, और आपका दो तीन केस भी याद रखिएगा, पूछा भी गया है। फिर एक बार देखिए, काइंड्स ऑफ कन्फेशन,
यानी कि अभियुक्त कहाँ संस्वीकृति कर सकता है और किसके समक्ष कर सकता है, लिखित में कर सकता है कि मौखिक कर सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में कर सकता है, ये समस्या आई। तो पहला उठाया जाए एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल को हम कहते हैं गैर न्यायिक संस्वीकृति या अनौपचारिक संस्वीकृति। याद करते रहिए, गैर न्यायिक, अनौपचारिक, न्यायालय से बाहर की गई संस्वीकृति। अब इसको समझिए, आपका या अनौपचारिक भी कहते हैं। फिर एक बार, ये औपचारिक नहीं, कौन सा, जो फॉर्मल न हो, अनौपचारिक। इसको समझिए थोड़ा। जब किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति न्यायालय से बाहर किसी व्यक्ति के समक्ष अपना अपराध स्वीकार करता है, इसे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, गैर न्यायिक या न्यायिक बाह्य या न्यायालय से बाहर की गई संस्वीकृति कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में न्यायालय से बाहर स्वीकार करवाइए, अपने मित्र से कर दिया, अपनी पत्नी से कर दिया, डॉक्टर से कर दिया, ग्राम प्रधान से कर दिया, पुलिस से कर दिया, तहसीलदार से कर दिया, कार्यपालक मजिस्ट्रेट से कर दिया, आपका अध्यापक जी से कर दिया, इत्यादि। यानी कि जो संस्कृति न्यायालय से कहाँ की जाए, बाहर, वह संस्कृति सदैव क्या कहलाएगी, एक्स्ट्रा जुडिशियल। ऐसी संस्वीकृति एक कमजोर प्रकृति की संस्वीकृति होती है, बहुत मजबूत नहीं होती। एक कमजोर प्रकृति की संस्कृति होती है। ऐसी संस्वीकृति को न्यायालय में साबित किया जाना आवश्यक होता है। अर्थात इसका मतलब कि न्यायालय में इस बात को साबित किया जाएगा कि हजूर ये अभियुक्त ने मास्टर साहब के समक्ष, प्रधान जी के समक्ष, विधायक जी के समक्ष अपना अपराध क्या किया था, स्वीकार। अगर ऐसी संस्कृति कोर्ट में साबित हो जाए और तीन बातें साबित हो जाए कि यह संस्वीकृति स्वैच्छिक थी, दूसरा सत्य थी और तीसरा विश्वसनीय थी। तीन बातें याद रखें। आपका संस्वीकृति क्या क्या थी, आपका सत्य थी, विश्वसनीय थी और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह क्या थी, स्वैच्छिक थी। तो ऐसी संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जा सकता है कि नहीं, किया जा सकता है, लेकिन तीन बातें क्या करनी पड़ेंगी, साबित। अब क्या कोई व्यक्ति स्वयं से कन्फेशन कर सकता है कि नहीं, तो कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और पिछली बार क्वेश्चन आया भी था कि स्वयं से की गई संस्कृति सुसंगत होगी कि विसंगत होगी, सुसंगत होगी। और साहू बनाम स्टेट ऑफ यूपी का केस है। केस तो नहीं पूछा गया था, लेकिन सेल्फ से या स्वयं से की गई संस्कृति का प्रभाव क्या होगा, ये जरूर पूछा गया था। तो क्या साक्ष्य में मान्य होगी कि अमान्य होगी, मान्य होगी। अब यहीं आपका 4-5 क्वेश्चन और निकाल लेना है। मैं फिर बता दूं, स्वयं से एक बता रहा हूं, मैं 3-4 उदाहरण मैं बता रहा हूं। अब यहीं पूछ दे, निद्रा में की गई संस्वीकृति का क्या प्रभाव होगा। तो अगर कोई व्यक्ति निद्रा में है, यानी कि सोया हुआ है और सोते समय बड़बड़ा रहा है कि मैंने ही मारा, मैंने ही मारा, तो और कोई व्यक्ति सुन लिया, तो ऐसी दशा में वह संस्वीकृति भी सुसंगत होगी। रास्ते में जा रहा है, कोई पूछा नहीं और लगा बड़बड़ाने कि मैंने ही मारा, मैंने ही मारा इसको,
वह भी कन्फेशन सुसंगत होगी। 2 बूंद ले लिया और 2 बूंद लेकर क्या किया, लगा डींग हाँकने कि मैंने ही तो मारा था, कोई क्या बिगाड़ लेगा, मैं अपना अपराध क्या कर रहा हूँ स्वीकार। तो बताइए 2 बूंद लेकर यानी कि नशे में होकर और कन्फेशन करना सुसंगत की विसंगत, सुसंगत। धोखा से ले लिया गया। अभियुक्तों को कहा गया कि जाओ तुम दो चौरा करो। दो चौरा मतलब कि दोनों लोग जाकर क्या करो, तुम कमरे में बैठ जाओ, अपना जो भी चर्चा करना हो करो। तब तक टेप लगा दिया गया और दोनों खूब अपनी बड़ाई करने लगे कि मैंने ऐसे मारा वैसे मारा। तो धोखे से ली गई स्वीकृति सही मानी जाएगी कि गलत, सही, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि अगर निद्रा में करता है, बड़बड़ाते हुए करता है, धोखा से कर दिया, लेकिन सत्य थी, स्वैच्छिक थी और क्या थी, विश्वसनीय, तो ये संस्कृति वैध होगी और इसके आधार पर अभियुक्त को क्या दी जा सकती है, सजा। ये एक्स्ट्रा जुडिशियल बताया गया। कौन बताया गया। अब आइए दूसरा जो प्रकार ही महत्वपूर्ण है जो आपका पूछा जाता है, जुडिशियल कन्फेशन। इसमें आपका धाराएं कई ऐड होंगी, यानी कि न्यायिक संस्वीकृति, या इसको हम कहते हैं फॉर्मल कन्फेशन, औपचारिक संस्वीकृति, या प्रारूपिक संस्वीकृति, या आपका न्यायिक संस्वीकृति। ये भी याद रखिए, जुडिशियल कन्फेशन। इसके लिए जो आपका पढ़ना है, एक तो एविडेंस की धारा 26 पढ़ना है और एविडेंस की धारा 80 पढ़ना है। यानी कि न्यायिक संस्कृति जब भी पढ़िए तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 से उठाइएगा और एविडेंस की एक धारा पढ़ लीजिएगा 80। फिर सीआरपीसी में 164 पढ़ना है और इसके बाद आपका 281 पढ़ना है और 463 पढ़ना है। यानी कि कम से कम सीआरपीसी की 3 धाराएं पढ़िएगा, 164, 281 और कौन सी धारा, एक 463। 5 धाराएं और 2-3 केस याद करना पड़ेगा। अब देखिए एक एक करके शुरू किया जाए। जब किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना अपराध स्वीकार करता है तो उसे न्यायिक संस्वीकृति कहा जाता है। आपका इसका प्रावधान एविडेंस की धारा 26 में किया गया है। तो पहले पढ़िएगा एविडेंस की धारा 26। अब देखिए क्या कहा गया है कि यदि किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में था, कहाँ होना चाहिए, पुलिस कस्टडी में है, और पुलिस कस्टडी में होते हुए आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट से अपना अपराध स्वीकार करता है, तो कहाँ स्वीकार करता हो, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष, कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष, कि ग्राम प्रधान के समक्ष, कि आपका तहसीलदार के समक्ष, हाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना अपराध स्वीकार करता है। तो इस संस्वीकृति को ही जुडिशियल कन्फेशन या न्यायिक संस्वीकृति कहते हैं। यानी कि फिर एक बार देखिए बेरेट की भाषा, अगर कोई अपराध का अभियुक्त व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में है और मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में मजिस्ट्रेट से अपना अपराध स्वीकार करता है तो इसे जुडिशियल कन्फेशन या न्यायिक संस्वीकृति कहा जाता है, जिसका उल्लेख एविडेंस की धारा 26 में किया गया है। अब दूसरा पॉइंट ये आता है, पूछा भी गया है
कि साक्षात उपस्थिति का मतलब क्या हुआ, तो मजिस्ट्रेट का उसी कमरे में होना जिस कमरे में अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार करता है, कि बाहर होना कि मजिस्ट्रेट का कहीं भी होना। तो आपका क्या जवाब रहेगा? मजिस्ट्रेट का उसी कमरे में होना जिस कमरे में अभियुक्त अपने द्वारा किए गए अपराध को क्या करता है, एक्सेप्ट। केस एंड नोट्स में देख लीजिएगा, शिव बहादुर का है और आपका जारविस एलियस का हाँ देख लीजिएगा, उसको उतना नहीं जानना है, पूछा नहीं जाता कभी। अगर ऐसी संस्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है यदि ऐसे कन्फेशन को एविडेंस के रूप में आपका माने एविडेंस एक्ट की धारा 80 के, फिर एक बार देखिए, यदि ऐसे कन्फेशन को जो मजिस्ट्रेट ने लिखा है साक्ष्य के रूप में न्यायालय में पेश किया जाता है, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा। तो तुरंत बताइए, अब धारा 4 में बताया गया था, पुनः एक बार बैक होइए सेक्शन 4 पर। शैल प्रिज्यूम लिखा रहे, उपधारणा करेगा लिखा रहे, तो पहला क्वेश्चन ये विधि की उपधारणा है कि तथ्य की प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है विधि की उपधारणा। दूसरा बताइए, न्यायालय अनुमान निकालने के लिए बाध्य है कि विवेकाधिकार, बताया गया था ना क्या है, बाध्य है। और अगर न्यायालय ने अनुमान निकाल ही लिया तो क्या इस अनुमान को काटा जा सकता है कि नहीं, खंडन किया जा सकता है कि नहीं, गलत साबित किया जा सकता है कि नहीं, किया जा सकता है। तो किस अनुमान को गलत साबित नहीं किया करने का मौका नहीं दिया जाता? निश्चायक सबूत यानी कि निर्विवाद प्रमाण को, यानी कि कंक्लूसिव प्रूफ। तो कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में 2 लाइन मैं बताया था 3-4 दिन पहले, जब धारा 31 बता रहा था एडमिशन का इफेक्ट। तो फिर एक बार बताइए, स्वीकृति का प्रभाव क्या होता है? स्वीकृतियां निश्चायक सबूत होती हैं स्वीकृत बातों की कि स्टापेल के रूप में लागू होती हैं। तो निश्चायक सबूत होती हैं कि नहीं होती? नहीं होती, मतलब कि स्वीकृति को गलत साबित किया जा सकता है। तो फिर एक बार याद रखिए, अब अनुमान लगाइए और एविडेंस की धारा जोड़िए पहले। अगर कन्फेशन न्यायिक मजिस्ट्रेट ने, फिर एक बार याद रखिए, लिखा है और वह कन्फेशन कोर्ट में क्या किया जाता है, पेश किया जाता है, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ये कन्फेशन सही है। और दूसरी उपधारणा परिस्थितियों के बारे में की जाएगी कि जिस परिस्थिति में कन्फेशन किया जाना चाहिए वह परिस्थिति भी क्या थी, विद्यमान। और कन्फेशन सही है कि गलत है, सही है। लेकिन चूंकि अकाट्य तर्क तो है नहीं, निश्चायक सबूत तो है नहीं, अतः यह उपधारणा खंडनीय है। अभियुक्त ये साबित कर सकता है कि हमने संस्वीकृति नहीं की या जिस परिस्थिति में संस्वीकृति की गई वह परिस्थिति ठीक नहीं थी। अब अभी करा जाएगा खंडन, अभी आगे बढ़ने दीजिए तब। तो धारा एविडेंस एक्ट से निपटा, अब आइए सीआरपीसी में। तो धारा 26 के तहत जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कन्फेशन लिखता है, माने कन्फेशन कराता है या कन्फेशन लिखता है, तो उसे आपका लिखा किस सेक्शन के तहत जाता है? एविडेंस एक्ट के तहत नहीं। एविडेंस एक्ट तो बस उस कन्फेशन को रिलेवेंट बनाती है। तो लिखा किस कानून के तहत जाएगा? सीआरपीसी। तो किस धारा में कन्फेशन लिखा जाएगा? 164 में।
लिखने का मेथड, तरीका या ढंग याद रखिए। 281 यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, सारांश के रूप में लिखा जाता है। देखिए भूमिका में गलत थोड़ा बहुत हो गया था, वृत्तांत शायद मैं बता दिया था। तो आपका देखिए क्या क्वेश्चन बनता है, जो बना है क्वेश्चन का मॉडल, कि संस्कृति अभिलिखित की जाती हैं वृत्तांत के रूप में, सारांश के रूप में, प्रश्न उत्तर के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो किस रूप में लिखी जाती हैं? वृत्तांत की, सारांश की, प्रश्न उत्तर, तो सारांश मार्क कराएगा। संस्कृति लिखने का मेथड किस धारा में, तरीका किस धारा में, तो कौन सी धारा, सीआरपीसी की 281। भाई रटते रहिए। अगर कन्फेशन लिखने में कोई गलती हो जाए, तो आइए अब एविडेंस की धारा आपका 91 को कवर करिए पहले, तब आपका बताया जाए। अगर आपका कन्फेशन लिखने में कोई त्रुटि हो जाए, तो एविडेंस की धारा 91 पर पहले गौर करिए और तब 463 हम बताएंगे। एविडेंस की धारा 91 ये कहती है कि रिटेन को रिटेन द्वारा प्रूफ किया जाएगा, लिखित को लिखित द्वारा ही साबित किया जाना चाहिए। अर्थात एविडेंस की धारा 91 सिविल मामलों की बैकबोन मानी जाती हैं, रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं। और 91 और 92 में एक सिद्धांत है कि लिखित को लिखित में साबित किया जाना चाहिए। अब तुरंत अब आइए भाई, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कन्फेशन लिख दिया और अभियुक्त उस कन्फेशन पर आपत्ति करता है, तो अगर एविडेंस की धारा 91 इस पर लागू कर दिया जाए, तो लिखित को लिखित में साबित किया जाएगा, यानी कि अभियुक्त मौखिक साक्ष्य दे पाएगा कि नहीं, नहीं दे पाएगा। अतः 463 में स्पष्ट लिखा गया है कि अगर कन्फेशन में कोई गलती है, तो ऐसी दशा में भले एविडेंस की धारा 91 में कुछ भी लिखा गया हो, उस गलती को सुधारने के लिए या उस गलती के बारे में क्या न्यायालय मौखिक साक्ष्य ले सकता है कि नहीं ले सकता है। 91 न अप्लाई करिएगा एविडेंस के, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 463 में मौखिक साक्ष्य लिए जाने का प्रावधान किया गया है, भले 91 में कुछ भी लिखा गया। तो 91 को बाहर कर दीजिएगा एविडेंस की, और कौन प्रिवेल करा दीजिएगा, 463। अब आइए लिखवाइए भाई आपका, तब तो आगे बढ़ा जाए। अभी तो न्यायिक संस्कृति लिखवाइए। और आपका तो दो धाराएं अब बतानी नहीं है, 281 और 463 इतना यहाँ पढ़ा जाता है सीआरपीसी का। 164 में थोड़ा बताना है। देख लेंगे हम इसको। हाँ मेट्रो, यानी कि अगर महानगर मजिस्ट्रेट लिखता है तब सारांश में, और अन्य कोई मजिस्ट्रेट लिखता है, तो हो सकता है अंदर से भी क्वेश्चन बन जाए भाई, मजिस्ट्रेट के ऊपर भी, तो इसको अलग से बताना है, इसीलिए थोड़ा शॉर्टकट में किया गया है। 281 को अलग से पढ़ाना है, यहाँ तो आपका केवल शॉर्टकट में पढ़ना है। तो फिर एक बार याद रखिए, अगर महानगर मजिस्ट्रेट लिखता है तो सारांश में, अन्य मजिस्ट्रेट लिखते हैं तो वृत्तांत। अब इतना अगर अंदर से पूछे तब मारना है भाई, ये सही बात है, लेकिन प्रश्न उत्तर के रूप में नहीं लिखा जाएगा। तो अगर ये आ जाए कि सारांश में लिखा जाता है कि प्रश्न उत्तर, ये क्वेश्चन आया है मॉडल, तो आपका सारांश में मारिए, प्रश्न उत्तर के रूप में। यही आपका मॉडल एक बार आया है, और वो जो मजिस्ट्रेट अंदर जाकर पूछा है वो मॉडल अभी बना नहीं है, लेकिन बन सकता है, इसमें भी शक नहीं है भाई।
अगला देखिए कन्फेशन लिखवाया जाए ताकि अगले पॉइंट पर भाई आया जाए। अब कन्फेशन लिखवाइए 164 के तहत, ध्यान समझिएगा। जब अभियुक्त जब अभियुक्त पुलिस द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है तो कोई महानगर मजिस्ट्रेट या कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अभियुक्त द्वारा किए गए कन्फेशन को अभिलिखित कर सकता है। अब जो आपका एपीओ में क्वेश्चन अच्छा बना, आगे भी रिपीट कर सकता है 164 के तहत कि किस स्टेज में लिखा जाता है। एपीओ का रिपीटेड क्वेश्चन है और आगे बन सकता है। देखिए नया मॉडल भी एक दो निकालना है, तो उसमें जो ऑप्शन दिया था एपीओ में, अन्वेषण के दौरान, जांच के दौरान, विचारण के दौरान, उपर्युक्त सभी, तो जो ज़्यादा लोग थे मार कर आ गए उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी बिल्कुल नहीं मारना है, तो मारना क्या है, अन्वेषण के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान। लेकिन नया मॉडल भी बन सकता है, ध्यान में रखिए। देखिए चार ऑप्शन मैं बना रहा हूँ। आपका अन्वेषण के दौरान, दूसरा दे देगा अन्वेषण के दौरान, तत्पश्चात जांच या विचारण के पूर्व, तीसरा दे देगा जांच के दौरान, चौथा दे देगा विचारण के दौरान। तब आपका ऑप्शन चेंज होना चाहिए। बेयर एक्ट ये कहता है कि या तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान या तत्पश्चात जांच या विचारण के पूर्व। तो उस भाई जो लोग सीआरपीसी शाम को पढ़े हैं तो वही लोग पकड़ पाएंगे। तो फिर एक बार याद रखिए, जांच या विचारण या न्यायिक कार्यवाही मैं बताया था किस सेक्शन से शुरू होती है, 190 से, क्या लेने पर, संज्ञान बता गया था। तो अगर 173(2) के तहत पुलिस ने पुलिस रिपोर्ट भेज दी है, लेकिन 190 सीआरपीसी के तहत अभी अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट ने नहीं लिया, तो इस स्टेज को हम कहते हैं अन्वेषण के बाद लेकिन जांच या विचारण के क्या, पूर्व। यानी कि जो समय रहता है बीच में, क्या इस बीच के समय में कन्फेशन 164 वाला हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्योंकि 190 से पहले कहा जा रहा है अन्वेषण के दौरान, तत्पश्चात जांच या विचारण के क्या, तो जांच शुरू ही कहाँ से होती है, 190 संज्ञान से, और काग्निजेंस के पहले कन्फेशन अभिलिखित किया जा सकता है। भाई जांच विचारण के दौरान न मारिए, ये गलतियां क्षम्य नहीं है। यही गलतियां माने ये गलती आपका अक्षम्य है। ये सब गलतियां कंपटीशन से 3-4 क्वेश्चन जैसे ये सब गया तो तुरंत आप बाहर हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो प्रयास ये करिए कि जो छोटी छोटी बातें आजकल पूछी जा रही हैं अंदर से, वहीं अटैक ज़्यादा करना है। और सामान्य बातें तो 100% लोगों को आती हैं, भाई उसमें 10% ही होंगे जो छोटी छोटी बातें एक दो जो हैं वहीं पकड़ना है। अगला देखिए, जब पुलिस अभिरक्षा से अभियुक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है। अब न्यायिक मजिस्ट्रेट में भी झाम फंस गया कि जो कन्फेशन है वह द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं रिकॉर्ड कर सकता जब तक कि वह हाई कोर्ट द्वारा इसके लिए अथराइज न हो। द्वितीय वर्ग पूछ सकता अंदर जाकर, आगे बढ़ा जाए। जब अभियुक्त पुलिस द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट को थोड़ा सतर्कता बरतना चाहिए। सतर्कता ये बरतना चाहिए कि तुरंत अभियुक्त से कन्फेशन को अभियुक्त का कन्फेशन रिकॉर्ड न करें। कम से कम 24 घंटा तक, कहीं लिखा नहीं गया है, ये सतर्कता का नियम, सावधानी का नियम, प्रज्ञा का नियम है
कि कम से कम पुलिस की अभिरक्षा से कितना घंटे दूर रखिए अभियुक्त को, 24 घंटे। उसके बाद अभियुक्त को बुलाइए। अब अभियुक्त आ गया तो तुरंत नहीं लिख लिया जाएगा, क्योंकि आपका फिर देखिए, अब यहाँ मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को चेतावनी दी जाएगी और 3 चेतावनियां दी जाएंगी। याद रखिए, पहली चेतावनी दी जाएगी, मजिस्ट्रेट बताएंगे अभियुक्त को कि तुम कन्फेशन करने के लिए बाध्य नहीं हो, या तो करो या न करो। दूसरा, यहाँ कोई डर भय और धमकी नहीं है, यहाँ जो भी अपराध अपना स्वीकार करना, स्वेच्छा से करना। और तीसरी बात भी बता देंगे कि जो यहाँ अपराध तुम स्वीकार करोगे, ये तुम्हारे विरुद्ध जांच या विचारण में आगे एविडेंस में क्या होगा, प्रयोग। तो कितनी चेतावनी दिया गया, 3 चेतावनी। इसी के साथ एविडेंस की धारा 29 पढ़ना है और एक केस पढ़ना है सिंघाड़ा सिंह का, जो आजकल पूछा जा रहा है। इस पर एक केस आता है। सीआरपीसी ये कहती है कि चेतावनी देना अनिवार्य है, आवश्यक है, और एविडेंस की धारा 29 ये बताती है कि अगर अभियुक्त को चेतावनी दी जानी चाहिए थी लेकिन चेतावनी नहीं दी गई और अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, तो वह कन्फेशन रेलेवेंट माना जाएगा। तो दोनों में विरोधाभास हो गया। सीआरपीसी कहती है कि चेतावनी दी जानी चाहिए और आपका एविडेंस कहता है कि चेतावनी न भी दी गई हो तब भी काम चल जाएगा। इस विरोधाभास का निपटारा उच्चतम न्यायालय ने सिंघाड़ा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में किया। तो सिंघड़ा खाते रहिए और सिंघाड़ा सिंह का नाम याद रख रहिए। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट 164 के तहत कन्फेशन लिख रहा है तो उसे चेतावनी देना बाध्यकारी है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। अगरचे भले एविडेंस में कुछ भी लिखा गया हो, चेतावनी देना क्या है, बाध्यकारी। और बिना चेतावनी के अगर लिख लिया कन्फेशन तो वह कन्फेशन वैध नहीं होगा, अवैध होगा। अब यह है कि जब कन्फेशन लिख लिया जाता है तो कन्फेशन जो अभियुक्त किया है उसे पढ़कर सुनाया जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि तुमने यही तो बातें कही हैं हमसे। अभियुक्त हाँ कह देगा तो अभियुक्त का साइन होगा, मजिस्ट्रेट का भी उस पर साइन होगा, वह रिकॉर्ड का भाग होगा, साक्ष्य में प्रयुक्त होगा। और इंटरव्यू में पूछा गया कि मजिस्ट्रेट साहब इसके बाद भी कुछ करते हैं एक सेटिस्फेक्शन सर्टिफिकेट या संतुष्टि प्रमाण पत्र किसको देंगे, अभियुक्त को। किस बात की संतुष्टि, कि सब कुछ समझा पढ़ा दिया गया, अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार किया, स्वेच्छा से किया कि दबाव में। और ये संतुष्टि प्रमाण पत्र किसको दिया जा रहा है, अभियुक्त को। आपत्ति हो तो बताए, क्योंकि ये कन्फेशन बहुत आगे महत्व रखेगा और हो सकता है कि इसी के आधार पर अभियुक्त को क्या मिल जाए, सजा। अब इसी में आपका अगला पॉइंट देखिए, 1-2 पॉइंट और हैं तब आगे बढ़ा जाए। अब अगला पॉइंट ये आया कि अगर अभियुक्त कन्फेशन करने से मजिस्ट्रेट के समक्ष इनकार करता है, डिनाई करता है, तब क्या होगा। तो अगर अभियुक्त डिनाई करता है कि नहीं हजूर हम अपना अपराध स्वीकार नहीं करेंगे, तो या तो उसे जमानत दे दी जाए या न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाए। लेकिन अब किस अभिरक्षा में नहीं भेजा जा सकता, पुलिस, क्योंकि पुलिस बहला फुसला कर लाई होगी। और अब अगर मिल जाए अभियुक्त तो इतना मेहनत पर क्या फेर दिया,
पानी, तो पानी फेरने के चक्कर में आपका जैसे कल उदाहरण बताया गया, अब बंदर जैसे उल्टा लटका कर क्या करेगी, ले डंडा, तो अतः मना किया गया है। ये भी सतर्कता का नियम है, सावधानी का, कि अगर अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार करने से डिनाई करे तो अब अभियुक्त को पुलिस हिरासत में दिया जाएगा कि नहीं? नहीं। ये सतर्कता का नियम है कि हो सकता है पुलिस अब क्या करे, अभियुक्त को टार्चर। तो इस प्रकार आपका जुडिशियल कन्फेशन बताया गया। अब इसी समय आप तुरंत एक बार मुकरी हुई संस्वीकृति पढ़ लीजिए, सही रहेगा। अब पहले उदाहरण देखिए, मान लीजिए कि ये एक अभियुक्त है, समाज में कहीं या न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना अपराध स्वीकार करता है, और जब जांच या विचारण प्रारंभ होता है तो उससे वह मुकर जाता है, कहता है कि मैंने तो स्वीकार किया नहीं, मैं तो झूठ बोल दिया था, यानी कि आनाकानी करने लगता है। यानी कि जब किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार किया है और बाद में किसी समय वह अपने कन्फेशन से मुकर जाता है, पलट जाता है, तो तुरंत आपका एविडेंस की धारा 115, 116 और 117 पर गौर करना है। क्या स्टापेल का सिद्धांत बताइए, विबंध का सिद्धांत बताया गया था, कॉन्सेप्ट सिविल में लागू होगा कि क्रिमिनल की? दोनों। तो केवल सिविल में, अर्थात आपराधिक मामलों में अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार करने के बावजूद भी क्या हो सकता है, अब क्या क्या कह सकता है, मैं तो झूठ बोल दिया था, मुझ पर तो दबाव डाला गया था, यही तो कहेगा। मैं तो उस समय भाई समझ ही नहीं पाया, मजिस्ट्रेट ने तो हमें बताया ही नहीं कि तुम बाध्य नहीं हो, अतः या हमने ये तो संस्कृति की ही नहीं, ये तो फर्जी संस्कृति लिख दी गई है, या संस्कृति से मैं मुकर रहा था, उस समय मैं झूठ बोला था, अब सत्य बोल रहा हूँ कि उस समय मैं भाई किसी कारण से झूठ बोला, अब मैं सत्य बोल रहा हूँ कि वह संस्कृति झूठी थी। तो इसी को प्रत्याहारी संस्कृति या रिवोक की गई संस्कृति, मुकरी हुई संस्कृति, या एक दो और नाम देखिए आपका, प्रत्याहारी कहा जाता है, मुकरी हुई, वापस ली गई कन्फेशन कहा जाता है। अब समस्या, कई लोग परेशान रहते हैं कि ये कन्फेशन कहाँ है, तो किसी धारा में नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से चलता है, और कल बताया जाए क्योंकि समय भी हो गया आईपीसी का। तो मुकरी हुई संस्कृति कल आपका, तो आपका बचा क्या, मुकरी संस्कृति हो जाएगी तो इधर सब सामान्य बातें समाप्त हो जाएगी। अब आपका 24 से कल से शुरू कर दिया जाएगा। भाई ये भी आपका 32 तक हो जाए तो लिखवाया जाएगा कुछ आपका क्वेश्चन, कम से कम आपका 32 तक, यानी कि